Hello students, good morning to all of you. How are you? I think all of you are fine. You know, our last videos we studied past participle, present participle and perfect participle. So let's start our new topic, use of infinitive. इन्फिनेटिव क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, और जब हम सिंथेसिस का यूज करते हैं तो सिंथेसिस में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम जब सिंथेसिस का यूज करते हैं तो सिंथेसिस के लिए कितनी विधियों का प्रयोग करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उनमें सबसे पहली विधि हमने बताई थी पार्टिसिपल, जिसमें हम 3 पार्टिसिपल पढ़े थे और उनका यूज करते हुए हम पार्टिसिपल के थ्रू दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर हमें इन्फिनेटिव का यूज करना हो तो इस तरीके से हम दो सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। इन्फिनेटिव इसे नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, इसका एक अर्थ नॉन फाइनाइट भी होता है। वैसे तो इन्फिनेटिव 3 तरह से होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं इसके, जिसमें एक परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी फुल इन्फिनेटिव होता है, जिसमें अभी हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं और किस तरीके से इसका यूज होता है। तो उसमें हम अपनी 12th क्लास में 11th क्लास में केवल फुल इन्फिनेटिव का यूज करना सीखते हैं, लेकिन आगे हम देखें कंपटीशन के लेवल पर डिटेल में पढ़े तो इन्फिनेटिव 3 तरह के होते हैं। एक फुल इन्फिनेटिव होता है, एक बियर इन्फिनेटिव होता है और एक और इन्फिनेटिव होता है जिसे स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम केवल फुल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, तो हम केवल उसी बारे में डिटेल में जानते हैं। इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है 2 प्लस वर्ब। वर्ब कौन सी, जो मेन वर्ब होती है हमारी, मेन वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उस मेन वर्ब से पहले जब हम 2 का यूज कर देते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जिससे कि आपको पता है कि हम 2 तरह के सेंटेंस लेते हैं और 2 सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमारे पास 2 मेन वर्ब होती है। एक सेंटेंस में अपनी अलग मेन वर्ब होती है और दूसरे सेंटेंस में अपनी अलग मेन वर्ब होती है। तो हम क्या करते हैं, एक मेन वर्ब को हम एज इट इज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रख लेते हैं एज अ मेन वर्ब, और जो दूसरी मेन वर्ब होती है दूसरे सेंटेंस की, हम उस एक मेन वर्ब को अपने तरीके से या तो पार्टिसिपल बना देते हैं या इन्फिनेटिव बना देते हैं, या फिर हम कोई और अलग विधियां पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हम उसमें कुछ और तरीके से भी एडजस्ट करके 2 सेंटेंस को कंबाइन करना सीख लेते हैं। तो जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो हमें क्या करना है, एक मेन वर्ब को ऐसे ही रखना है और दूसरी मेन वर्ब से पहले हमें टू ऐड करना है। कई बार हमें सेंटेंस में दूसरी मेन वर्ब से पहले खुद भी टू लिखा मिल जाता है तो हम उसे टू के साथ सेम एज इट इज रख देते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो कि मैंने आपको अभी बताई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जैसे कि हम लिखते हैं टू प्ले, टू लर्न। इस तरीके से अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले ही आपको लिखेंगे, तो टू प्ले, टू लर्न, इस तरीके से हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव का मीनिंग ये होता है। अब देखते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज हम किस किस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए जो कंडीशन होती है, जैसे कि हमने पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है, उसमें हमने कंडीशंस पढ़ी कि परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो सेम एज इट इज इन्फिनेटिव को यूज करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन हमारी होती है वो ये है कि यह उद्देश्य प्रभाव प्रकट करता है। जिन सेंटेंस में एक में कोई कारण दिया होता है, उद्देश्य दिया होता है किसी काम को करने का, और दूसरे में उस उद्देश्य के कारण जो प्रभाव पड़ता है, उन सेंटेंसेस में हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी वॉज इन, वह बीमार है, शी कैन नॉट गो टू स्कूल, वे बीमार है, वे स्कूल नहीं जा सकती। एक सेंटेंस में उद्देश्य दिया हुआ है और एक में उसका प्रभाव है, एक में कारण है और दूसरे में परिणाम है। इस तरीके से अगर सेंटेंस में मिलता है तो उस सेंटेंस में भी हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। और
सेकंड हमारी कंडीशन होती है कारण और परिणाम का संबंध। एक सेंटेंस में कोई कारण दिया है और दूसरे में उसका परिणाम आया है, अगर उनका आपस में कोई संबंध होता है तो उसमें भी हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया था, वह इसी से रिलेटेड है। एक में उद्देश्य होता है, दूसरे में उसका प्रभाव होता है, उसी तरीके से इसमें कारण दे देते हैं और दूसरे में उसका परिणाम होता है। इस तरीके की अगर कंडीशन जुड़ती है, रिलेशन आपस में बनता है एक सेंटेंस से दूसरे में, तो हम उनमें भी इंफिनिटिव का यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखने की होती है कि इसमें दो काम एक साथ होते हैं। अगर एक में कारण दिया हो दूसरे में परिणाम, तो उसमें दोनों सेंटेंस में काम एक साथ होना चाहिए, ना कि एक के बाद दूसरा काम हो। अभी एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से है। चलिए, थर्ड हमारा रूल है कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आप क्या करेंगे। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आपको क्या करना है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जब भी हम सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए आप टू हैव लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस पैसिव में मिलता है तो पैसिव के लिए आपको क्या करना है, पैसिव के लिए टू हैव के साथ बीन लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पहले अपने आप ही पता है ये बात कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव में परफेक्ट में हमेशा हैव बीन लगता है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे, नोट करेंगे, एक्टिव वॉइस के लिए टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है जब हम इंफिनिटिव बनाते हैं, और पैसिव के लिए टू हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और इनको भी, इन कंडीशंस को भी अपने एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं कि इन्हें कैसे सिंथेसिस करें और इन रूल्स का उन सेंटेंस से क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बाई बुक्स, मैं बुक्स खरीदना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, आई, और यहाँ पर भी आई। तो जैसे कि पहले बताया गया था कि जब दो सेंटेंस को एक जगह मिलाना है तो दो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम केवल एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट यूज करेंगे, दो सब्जेक्ट अलग अलग यूज नहीं करते। तो हम लिखेंगे आई। ये है, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बुक्स खरीदना चाहता हूँ। अगर हम इन्हीं से हिंदी में कंबाइन करके देखें तो इसकी हिंदी किस तरीके से बन जाती है, मैं बुक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। तो दो सेंटेंस का आसानी से आपने एक सेंटेंस बना दिया। उसी को हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, देखिए हमारे पास दो वर्ब है, यहाँ पर इस सेंटेंस की अपनी वर्ब है, ये हेल्पिंग है और ये मेन वर्ब, और इस सेंटेंस में यहाँ पर हमारे पास दो वर्ब है, एक वांट है और एक टू बाई है। तो हमें कौन सी लिखनी है, आप देखो इनमें से एक वर्ब में बाई से पहले टू लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास इंफिनिटिव है। टू लिख देने से क्या मिल जाता है, ये इंफिनिटिव। तो हम इस टू बाई से स्टार्ट करके सेंटेंस इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि सेंटेंस होगा, आई शैल गो टू मार्केट टू बाई बुक्स। तो आपका सेंटेंस सिंथेसिस होकर किस तरीके से बनता है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा टू बाई बुक्स। तो कितनी आसानी से आपने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया, सेपरेट सेंटेंस थे, दो अलग अलग सेंटेंस थे, और आपने उन सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, हमने इसमें इंफिनिटिव का यूज भी किया है। हमारे पास एक मेन वर्ब है, यहाँ पर ये जो सेंटेंस में मेन वर्ब है, और जो ये वर्ब थी बाई, इससे पहले टू लगा हुआ है, इसलिए ये इंफिनिटिव है। ये बात ध्यान रखने की है कि जो इंफिनिटिव होता है वो वर्ब नहीं होती, बल्कि वो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। तो ये हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं है, ये हमारे सेंटेंस में नाउन है। इंफिनिटिव वर्ब नहीं होती, इंफिनिटिव नाउन होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ही हैज अ लार्ज फैमिली, ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। उसका एक बड़ा परिवार है, वह उन्हें प्रोवाइड कराना चाहता है, प्रदान करना चाहता है, यानी उनका पालन पोषण उन्हें खिलाना चाहता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। और हमारा एग्जाम्पल है, आई रिसीव हिज लेटर, मैंने उसका लेटर रिसीव
किया, प्राप्त किया। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। तो हमारे 3 एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये कुछ डिफर हैं एक दूसरे से, इसी वजह से इन्हें यहाँ पर लिखा गया है। देखते हैं इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं इंफिनिटिव का यूज करते हुए। हमारा फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस जो यहाँ पर है, ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। यहाँ पर हमारी वर्ब है, इससे हमें कुछ चेंज नहीं करना होता, इसमें हमारा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता कि हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकें, ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड सेंटेंस है हमारा प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, ये एक वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले अगर हम टू ऐड कर दें तो ये इंफिनिटिव बनाया जा सकता है। तो हम इस सेंटेंस को इसी तरीके से बनाएंगे, इससे पहले टू ऐड करेंगे और फिर ये इंफिनिटिव बनेगा। चलिए देखते हैं। सेंटेंस होगा ही हैज अ लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर देम, उसके पास एक बड़ा परिवार है जिसका वह पालन पोषण करना चाहता है। पालन पोषण करने के लिए उसके पास एक बड़ा परिवार है। चलिए इस सेंटेंस का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सॉल्यूशन, ही हैज अ लार्ज फैमिली to provide for them. To provide for them. उसके पास एक बड़ा परिवार है जिसका वह पालन पोषण करना चाहता है। पालन पोषण करने के लिए उसके पास एक बड़ा परिवार है। चलिए अपना थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमने मेन वर्ब से पहले टू ऐड किया तो यानी कि इंफिनिटिव बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, ही इज वेरी बिग। ये सेंटेंस थोड़ा डिफर है अदर सेंटेंस से, इसलिए इसमें आप क्या करेंगे, जहां भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है जिसमें वेरी आता है एक सेंटेंस में और दूसरे में कैन नॉट आता है, उसमें आप किस तरीके से करेंगे, उसमें आपको TOO का ऐड करना होता है। यही आपका सेंटेंस होगा, ही इज टू वीक, TOO, वह इतना कमजोर है। ही इज टू वीक टू वॉक। सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस होती हैं। अक्सर ये सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाती हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी। ही इज टू वीक टू वॉक। इसी तरीके से और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं और उनमें सभी सेंटेंस में वैल के जगह पे आप क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और कैन नॉट आप नहीं लिखेंगे। आप इस ही को नहीं लिख सकेंगे क्योंकि आपने ही यहाँ पर एक बार लिख दिया है सब्जेक्ट, और कैन नॉट नहीं लिखा जाता बल्कि टू लिखा जाता है। इसमें एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर इस सेंटेंस में कैन नॉट ना आकर केवल कैन आया होता, ये सेंटेंस नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होता तो आप क्या करते। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होता तो आप इससे पहले नॉट ऐड करते, नॉट टू वो, इस तरीके से होता। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर कभी भी इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कैन नॉट लिखा है आप उसे हटाएं, उसे रिमूव करें और उसकी जगह पर टू से उस वर्ब को जोड़ दें। टू वॉक, तो टू वॉक से पहले हम टू वॉक का मतलब हमने इसे इंफिनिटिव बना दिया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चाहिए आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये नेगेटिव है सेंटेंस तो आप केवल टू करके उस मेन वर्ब को लिख दें वॉक, और अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव होता, हमारा नोट ना होता तो आप टू से पहले नोट लिखते, यानी नोट टू वॉक। इस तरीके से हो सकता है इस तरह का कोई एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिले तो आप इसी तरीके से करेंगे। चलिए अपना फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करें। आई रिसीव्ड हिज लेटर, मैंने उसका लेटर रिसीव किया। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। तो इस सेंटेंस में हमारा रिसीव्ड ये मेन वर्ब है और इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। ग्लैड खुश होना एक मेन वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब है और ये ग्लैड यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह आया है, ये कोई मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो इस सेंटेंस का सॉल्यूशन कैसे होगा, आई वो, क्योंकि हमारी ये मेन वर्ब है, ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह भी यूज हुई है, तो इससे पहले हम टू लगाकर इसे क्या बना देते हैं, इंफिनिटिव। तो सेंटेंस होगा टू हैव रिसीव्ड,
इस सेंटेंस में केवल टू रिसीव्ड नहीं लिखा जाएगा, टू हैव रिसीव्ड लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक रूल में कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो हम उसमें टू हैव करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, मेन वर्ब वाला सेंटेंस था, एक्टिव वॉइस में है, मैंने उसका लेटर रिसीव किया, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में हम टू के साथ है लिखेंगे जैसा कि रूल में बताया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। और रिसीव्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बनाएंगे, आई वॉज ग्लैड टू स्टार्ट टू हैव रिसीव्ड हिज लेटर, टू हैव रिसीव्ड पाकर, दूसरे के द्वारा पाकर, इस सेंटेंस में इस तरीके से होगा। चलिए अपना कोई और रेयर सेंटेंस अगर इसमें एक्सरसाइज में हमारे दिखाई देता है उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, ही इज अ क्रिमिनल, वह एक क्रिमिनल है, वह एक अपराधी है। द जज फाउंड दिस, जज को यह बात पता लग गई, यानी कि पता चल गई। फाउंड, जज ने पा लिया, यानी कि जज को यह बात पता चल गई। तो इस सेंटेंस को देखते हैं, इस सेंटेंस को किस तरीके से सिंथेसिस करेंगे इंफिनिटिव का यूज करते हुए। इस सेंटेंस में हम करेंगे द जज फाउंड हिम टू बी अ क्रिमिनल। देखिए इस सेंटेंस में हम पैसिव की तरह बी का यूज करेंगे, जिससे पैसिव में बी का यूज किया जाता है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट का ही है। तो प्रेजेंट में इस टू बी दो चीजें यूज होंगी और इससे अलग इसमें कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं हमने आपको पहले बताया था जो इज आर एंड वाज वर बी की फॉर्म होती है, तो इनमें हम आई एन जी नहीं जोड़ सकते इसमें, और इससे पहले हम टू भी नहीं लिख सकते। तो हम इससे क्योंकि ये बी की फॉर्म है तो हम इसके साथ बी लिखेंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि बी की फॉर्म है। और टू एक इंफिनिटिव, हमें इंफिनिटिव का यूज करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी से पहले हम टू का यूज करेंगे। तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, द जज फाउंड, जज को पता लगा क्या, जज ने उसे एक क्रिमिनल की तरह पाया। द जज फाउंड हिम, ही ना लिखे क्योंकि अब हम क्या करना है, ही भी लिख सकते हैं हम, ही इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ था और अब हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट हमने द जज बनाया हुआ है, तो हम ही का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। द जज फाउंड हिम, जज ने उसे पाया क्या, टू बी अ क्रिमिनल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक वर्ब चाहिए थी जिससे पहले हम क्या लगा देते, टू, लेकिन हमारे पास इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, तो हमें पता है कि इज आर एन वर्ब बी की फॉर्म होती है, तो हम बी से पहले टू लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है, टू बी अ क्रिमिनल। इसमें अगर कोई भी सेंटेंस एक्सरसाइज में आपको इन 5 एग्जाम्पल से अलग मिलता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज सभी सेंटेंस आपको इनसे रिलेटेड ही मिलेंगे, और जो भी एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी जाती है वो आप डेली करेंगे।